नमस्कार दोस्तों, एवन स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पूर्व आभास। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। डबल बेड पर आड़ी तिरछी अवस्था में पड़ी वो लड़की दुनिया जहान से बेखबर सोई पड़ी थी। काली जींस और लाल टॉप में वो बला की हसीन लग रही थी। बेड पर उल्टी अवस्था में उसका चेहरा चमक रहा था और बता रहा था कि वो बेहद हसीन थी, बेहद खूबसूरत। एक हाथ उसका आधा बेड से लटक रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथ में पहना बेशकीमती ब्रेसलेट जो कि सोने का था लटक रहा था। ब्रेसलेट काफी चौड़ा था। उस पर लिखा था अंग्रेजी में के, जो सामने वाले को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तभी बेड के पीछे खिड़की पर आहट हुई, बहुत धीरे से। फिर शांति छा गई। लड़की पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो अब भी बेखबर सी सोई हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी छाई हुई थी। खिड़की पर पुनः कुछ सरसराहट हुई। खिड़की के शीशे के अंदर से एक हाथ अंदर आया और उसने खिड़की की चटकनी धीरे से खोल दी। हल्की सी आवाज जरूर हुई, मगर लड़की पर कोई असर नहीं। वो अब भी ज्यों की त्यों सोई हुई थी। खिड़की को खोलकर नकाबपोश धीरे से कमरे के अंदर कूद गया और कुछ सेकंड के लिए उसी अवस्था में रहा। ओवरकोट पहने नकाबपोश सिर पर हैट पहने हुए था और अपना चेहरा भी नकाब से ढक रखा था। कुल मिलाकर किसी भी तरह से कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वो सर से पांव तक भीगा हुआ था। पानी टपक कर फर्श पर बिखर रहा था। धीरे धीरे वो लड़की की तरफ बढ़ने लगा। एक हाथ उसका ओवरकोट की जेब में था। वो लड़की के पास पहुंचा। जब उसका हाथ जेब से बाहर आया तो उसमें रिवॉल्वर चमक रहा था। उसने लड़की का कंधा पकड़कर पलट दिया। लड़की ने कुनमुनाकर आंखें खोल दी और बस उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। आखिर रिवॉल्वर उसी को घूर रहा था। सेकंड के 100वें हिस्से में उसके तमाम रोम रोम ने पसीना उगलना शुरू कर दिया। वो चीखना चाह रही थी, मगर खौफ से वो चीख नहीं पा रही थी। नकाबपोश बड़े आराम से उसकी हालत का मजा ले रहा था। कहा उसने भी कुछ नहीं, कौन हो तुम? लड़की की लड़खड़ाती आवाज मुश्किल से मुंह से निकली। नकाबपोश ने फिर भी कुछ नहीं कहा। बताते क्यों नहीं? यहाँ कैसे आए? मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? डर की वजह से थर-थर कांपती उसने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले, मगर पट्टे पर कोई असर नहीं। कुछ नहीं बोला। वो शायद बोलना ही नहीं चाहता था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ उठा। ट्रिगर पर उंगलियां सख्त होने लगी। लड़की समझ गई कि अब वो मरने वाली है। उसने बेड से छलांग लगाने की कोशिश करी। तभी गोली की आवाज हुई। गोली लड़की के दिल वाली जगह जा लगी। लड़की का लहूलुहान जिस्म नकाबपोश के आगे जा गिरा। नहीं! एक चीख समर के मुंह से निकली और वो बेड पर बैठा बैठा गहरी सांसें ले रहा था। सर्दी के मौसम में भी उसका शरीर पसीने से तरबतर था। हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। काफी देर तक वो उसी अवस्था में बैठा रहा। बहुत देर बाद उसे होश आया। टेबल लैंप ऑन किया। सुबह के 4 बज रहे थे। गला सूखा हुआ था, जैसे कांटे उगे हो। सांसें धोखने की तरह चल रही थी। उसने पानी पिया। कुछ राहत सी हुई, मगर दिमाग अब भी सुन्न था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। वो गहरी सोच में था। फिर उसे रात भर नींद नहीं आई। वो बस वैसे ही लेटा रहा। समर सुबह का नाश्ता कर रहा था जब उसका मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। चेहरे पर मुस्कान छा गई। दूसरी तरफ सोनिया थी। सोनिया मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके परिवार में केवल उसकी माँ और उसके पिताजी ही थे। उसके पिताजी की दिल्ली में छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। कुल मिलाकर गुजारा हो जाता था। जबकि समर यूपी से था और वो दिल्ली वासु विहार नगर थाने में इंस्पेक्टर के पद पर था। यहाँ वो अपने छोटे से फ्लैट में रहता था। बेहद ईमानदार, कर्मठ व तेज तर्रार पुलिस वाला था। सोनिया व समर की मुलाकात सोनिया के कॉलेज फंक्शन में हुई थी और तभी से दोनों प्यार करने लगे थे। ये बात सभी को मालूम थी और किसी को ऐतराज भी नहीं था। सो उनका मिलना जुलना आम बात थी।
आज भी उनका लंच का प्रोग्राम था। सो सोनिया का फोन आ गया। हेलो, समर ने प्यार से कहा। कहाँ हो समर? सोनिया की मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। बस नाश्ता कर रहा हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। समर ने उसे सपने के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि सोनिया घबरा जाती। तो आज लंच के लिए आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल आऊंगा। बताओ कहाँ आना है? उसी रेस्टोरेंट पर आ जाना जहां हम हर बार मिलते हैं। ठीक है, मैं दोपहर में 12:30 बजे तक आ जाऊंगा। फिलहाल मैं थाने जा रहा हूं, मैं वहीं से आऊंगा। ओके ओके कहकर समर ने फोन डिस्कनेक्ट किया और नाश्ते में बिजी हो गया। नाश्ते के बाद समर ने पुलिस जीप निकाली और थाने की तरफ दौड़ा दी। समर का दिमाग अब भी उसी सपने पर अटका हुआ था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ उसके सामने हुआ हो। कई दिनों से वो जब भी सोता वही सपना बार बार उसकी आंखों में समा जाता। हालांकि वो जानता था कि सपने झूठे होते हैं, मगर दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। यही सब सोचते हुए वो थाने पहुंच गया। कंपाउंड में पहुंचकर जीप पार्क की और अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। थाने में वही रोजमर्रा का काम जारी था। वो अपने ऑफिस में पहुंचा और घंटी बजा दी। तुरंत एक हवलदार अंदर आया और सैल्यूट करके खड़ा हो गया। समर ने सैल्यूट का जवाब दिया और हवलदार से विशाल को अंदर भेजने को कहा और कॉफी के लिए भी। हवलदार चला गया। समर सिगरेट जलाकर उसी सपने पर विचार करने लगा। तभी विशाल अंदर आया। सर आपने बुलाया? विशाल सैल्यूट देकर बोला। हाँ बैठो। विशाल समर से जूनियर था। उसे ज्वाइन करे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मगर वो ईमानदार व कर्मठ था। विशाल और समर की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए वे दोस्तों की तरह रहते थे। विशाल सामने कुर्सी पर बैठ गया। तभी हवलदार कॉफी के मग रख गया। समर कुछ देर तक यूं ही सोचता रहा। विशाल देख रहा था कि सर आज कुछ परेशान लग रहे हैं। चिंता समर के चेहरे पर साफ चमक रही थी, जबकि आजकल कोई ऐसा केस नहीं था जो परेशान करता। जब काफी देर तक समर कुछ नहीं बोला तो विशाल को कहना पड़ा, सर क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। समर जैसे नींद से जागा। कॉफी लो विशाल कहते हुए खुद भी मग उठा लिया। विशाल ने भी ऐसा ही किया। समर ने विशाल को सपने के बारे में बताया कि किस तरह वही सपना उसे बार बार आ रहा है और वो सपने की वजह से परेशान है। विशाल ने सारी बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, सर आप खामखा परेशान हो रहे हैं। सपने तो पता नहीं क्या क्या आते हैं, मगर इनका कोई मतलब नहीं होता। मैं जानता हूं विशाल, मगर पता नहीं दिल नहीं मान रहा। सर क्या आपने उस सपने वाली लड़की को देखा है? नहीं कभी नहीं। बस तो आप क्यों परेशान होते हैं? ये सब वहम है, आप रेस्ट कीजिए। ठीक कह रहे हो, शायद ज्यादा सोचने से उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे हैं। समर ने कहा, ठीक है विशाल, मैं एक आधा घंटे में निकलूंगा, संभाल लेना। सोनिया के साथ लंच पर जाना है। विशाल सोनिया और समर के संबंध से वाकिफ था, सो उसने कुछ नहीं कहा। तुम जा सकते हो विशाल। जी सर, सैल्यूट देकर वहां से वो चला गया। समर भी सारी सोचों को झटक कर काम पर लग गया। 12 बज चुके थे। समर ने अपनी जीप निकाली और रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। तभी सोनिया का फोन आ गया। उसने जीप की स्पीड कम करके फोन कान से लगा लिया। हे कहाँ हो समर? सोनिया ने कहा, बस पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। और मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया। समर रेस्टोरेंट पार्किंग में जीप खड़ी करके अंदर गया। एक टेबल पर सोनिया बैठी दिखाई दी। वो वहीं पर आ गया। लंच का ऑर्डर देकर वो अपलक सोनिया को देखने लगा। सोनिया शर्मा गई। क्या देख रहे हो? सोनिया ने कहा, कुछ नहीं, तुम बहुत हसीन लग रही हो। समर ने प्यार से कहा तो सोनिया शर्मा गई। लंच करते हुए सोनिया बोली, समर एक बात कहूँ? हाँ बोलो, समर ने कहा। मुझे जयपुर जाना है, मेरी सहेली की शादी है। मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर वो बहुत जिद कर रही है। सोनिया ने थोड़ी मायूसी से कहा, कोई बात नहीं, 3 दिन की ही तो बात है, चली जाना, मगर कोशिश करना जल्दी आने की। समर ने प्यार से कहा। हाँ मैं कोशिश करूंगी। फिर इधर उधर की बातों के बाद सोनिया घर के लिए निकल गई और समर थाने की तरफ निकल गया।
टैक्सी से जो लड़की उतरी वो यकीनन भला की खूबसूरत थी। कीमती जीन्स और टॉप में वो वाकई किसी अमीर घराने की लग रही थी। आंखों पर चश्मे चढ़ाए वो बेहद मॉडर्न लग रही थी। हैंडबैग उठाए कुछ दूर ही चली थी कि कोई उससे टकराया। वो गिरते गिरते बची। जब तक वो समझती उसका हैंडबैग गायब था। वो शायद चोर था, इसलिए जानबूझकर टकराया था। हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प मी, वो चिल्लाई, मगर तब तक चोर गायब हो चुका था। लोग इकट्ठे हो गए थे, मगर अब क्या हो सकता था। गुस्से के मारे लड़की का बुरा हाल था। किसी ने कहा, आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, शायद आपकी कोई मदद हो जाए। लड़की ने कुछ सोचा और टैक्सी में बैठकर थाने की तरफ चल दी। क्या इंडिया में अब भी वही सब होता है? मैं 10 साल बाद इंडिया आई और आते ही मेरा हैंडबैग बीच रास्ते में ही लूट लिया। आप मेरी रिपोर्ट लिखे, मुझे मेरा सामान तुरंत मिलना चाहिए। थाने में सब इंस्पेक्टर पर बुरी तरह बिखर रही थी। विशाल बार बार मैडम कह रहा था, मगर वो सुन ही नहीं रही थी कि जैसे हैंडबैग चोर ने नहीं बल्कि पुलिस ने चुराया हो। बड़ी मुश्किल से वो शांत हुई, जब बोलते बोलते थक गई। विशाल ने पानी का गिलास थमाया तो उसने इस तरह गिलास पकड़ा जैसे उस पर कोई एहसान कर रही हो। मैडम, हम आपकी रिपोर्ट लिख रहे हैं और कोशिश होगी कि लुटेरा जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, विशाल ने कहा तो वो कुछ नहीं बोली। समर थाने पहुंचा तो कुछ गहमा गहमी का माहौल था। शायद कोई लड़की तेज तेज आवाज में कुछ कह रही थी। वो जीप खड़ी करके अंदर ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी लुटेरे को पकड़िए और मुझे जरूर बताइएगा। समर को कुछ आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने पलटकर पहली बार लड़की की तरफ देखा तो समर को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। वो हैरत से उस लड़की को देखे जा रहा था जो पता नहीं क्या क्या कह रही थी। दिमाग सुन्न हो चुका था, जुबान को जैसे लकवा मार गया। वो लड़की जा चुकी थी, मगर समर बुत बना हुआ खड़ा था। दिमाग साए साए कर रहा था। सर, क्या हुआ सर? विशाल ने पास आकर कहा, मगर वो वैसे ही बुत बना खड़ा रहा। काफी देर बाद समर को जैसे होश आया, मगर हैरत उसके चेहरे पर अब भी मौजूद थी। विशाल, ये लड़की कौन थी? समर ने बड़ी बेचैनी से पूछा। सर, ये लड़की किरण थी, कनाडा से आई है 10 साल बाद, और आते ही लुटेरे ने हैंडबैग छीन लिया। विशाल कहता रहा, मगर समर का ध्यान कहीं और था। वो सकते की हालत में था। वही है, ये बिल्कुल वही। समर ने खोए खोए लहजे में कहा। कौन सर? कौन सी लड़की? विशाल ने हैरत से पूछा। वही लड़की जिसका खून होते मैंने सपने में देखा था। समर ने जैसे धमाका किया। क्या? ये कैसे हो सकता है? विशाल हैरान होकर बस इतना ही कह सका। मैं सच कह रहा हूं विशाल, ये वही लड़की है। सर, कहीं आपको वहम तो नहीं हुआ? नहीं विशाल, ये वही लड़की है। और तुमने देखा नहीं, उसके हाथ में वही ब्रेसलेट जिस पर अंग्रेजी में के लिखा हुआ था। विशाल को यकीन करना पड़ा कि शायद सर सही कह रहे हैं, वरना इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते। सर, अगर ये वही लड़की है तो लगता है आपको पूर्वाभास हुआ है, तभी आपको लगातार वही सपना बार बार आ रहा है, विशाल ने कहा। तभी समर का फोन बज उठा। दूसरी तरफ सोनिया थी। हेलो समर, मैं जयपुर के लिए निकल रही हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना, मैं कोशिश करूंगी, और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फोन मेज पर रखते ही समर ने कहा, विशाल, तुम क्या कहते हो इस बारे में? क्या इसी लड़की का कत्ल होने वाला है? सर, यकीन तो नहीं होता, मगर आपका सपना सच हुआ तो यकीनन इसी लड़की का कत्ल होगा। कमाल है विशाल, हमारे सामने ये अजीबोगरीब केस है जिसकी हम रिपोर्ट भी नहीं लिख सकते, और हमें पहले से ही मालूम है कि कत्ल किसका होना है। समर ने कहा तो विशाल ने भी गर्दन हिला दी। सर, एक बात बताइए कि अगर सपना झूठा हुआ तो? देखो विशाल, हम ये मानकर चलते हैं कि सपना सच है, तभी हम ठीक से सोच पाएंगे, नहीं तो पता नहीं हम सोचते रहे और कातिल कामयाब हो जाए। ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, मगर विशाल कत्ल कब होगा ये हमें नहीं मालूम। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, महीना भी लग सकता है। फिर पता कैसे चलेगा कि कत्ल कब होगा? तभी हम कुछ कर सकेंगे, वरना नहीं।
समर ने निराशा के साथ कहा तो विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, सर आप अपने सपने को जरा गौर से समझने की कोशिश करें। जरूर उसमें कुछ ऐसे संकेत होंगे जो हमारी मदद कर सके, तभी तो आपको ये सपना दिखाई दिया है। कहकर विशाल चुप हो गया। समर वाकई सिगरेट सुलगाकर अपने सपने पर गौर करने लगा। काफी देर बाद समर ने आंखें खोली। कुर्सी पर सीधा बैठते हुए विशाल से कहा, विशाल आमतौर पर कोई आदमी बेड पर कैसे सोता है? सर सीधी सी बात है, सीधी अवस्था में या करवट लेकर, मगर कभी कभी उल्टी अवस्था में भी। विशाल ने कहा तो समर बोला, मगर किरण बेड पर आड़ी तिरछी अवस्था में थी और सिर पायते की तरफ ना होकर बेड पर बीचों बीच थे और हाथ बेड से लटके हुए थे। लग ही नहीं रहा था कि जैसे वो नॉर्मल तरीके से सो रही हो, ऐसे लग रहा था जैसे उसे होश ही नहीं हो। विशाल ने प्रभावित होकर कहा, आप सही कह रहे हैं, और सर एक बात और है कि किरण बेड पर सोते वक्त जीन्स टॉप पहने हुए थी, जबकि लोग गाउन का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है वो होश में ना हो या फिर ज्यादा थक गई हो। बिल्कुल विशाल, ऐसा हो सकता है, मगर वो कत्ल वाले दिन ऐसा कौन सा काम करेगी जिसकी वजह से वो थक सकती है और ऐसी अवस्था में सोएगी। मगर सर एक बात अब भी अहम है कि उसका कत्ल क्यों होगा, जबकि वो कनाडा से भारत 10 साल बाद आई है। इतने में उसके कहां से दुश्मन पैदा हो गए। विशाल ने बिल्कुल सही कहा था। सो समर बोला, ये तो बाद में पता चलेगा आखिर उसका कत्ल क्यों और किस उद्देश्य से होगा। फिलहाल हमें ये सोचना होगा आखिर कत्ल कब होगा। ये तो तय है कि कत्ल जब भी होगा रात को होगा, क्योंकि नाइट बल्ब का जलना साफ बता रहा है कि रात का वक्त था। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सबसे अहम सवाल था कि कत्ल कौन से दिन होगा। दिमाग सुन्न हो गया। समर जहन पर जोर देकर सोच रहा था कि कुछ तो ऐसी बात होगी जो बताती होगी कि कत्ल कौन से दिन होगा। अचानक दिमाग में धमाका हुआ। समर ने पटाख से आंखें खोल दी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर रौनक सी आ गई। उसने विशाल की तरफ देखकर कहा, देखो विशाल, मैंने सपने में देखा था कि जो नकाबपोश अंदर आया था उसका चेहरा शरीर पानी से भीगा हुआ था और पानी फर्श पर भी टपक रहा था। इसका मतलब उस रात बारिश हो रही थी। मतलब जब भी बारिश होगी समझो उसी रात कत्ल होगा। मगर सर अब हमें कैसे मालूम होगा कि बारिश कब होगी? और मान लीजिए उस रात बारिश होगी, मगर हो सकता है हम कहीं और हो। बादल तो आधे घंटे में भी बन जाते हैं और अचानक बारिश हो सकती है। विशाल ने बिल्कुल सही कहा था। ऐसे में वो कहीं भी हो सकते थे। क्या पता बादल कब बन जाए और जितनी देर में पहुंचे कत्ल हो जाए। समर ने कहा, बात तो सही है, सवाल फिर वही है, बारिश किस वक्त होगी? सर हम किरण को सपने के बारे में बता दे तो हो सकता है वही अपने बचाव का रास्ता ढूंढ ले, सतर्क हो जाए। विशाल ने अपनी तरफ से सही कहा था, मगर समर के चेहरे पर असंतुष्टता के भाव थे। तभी उसने कहा, विशाल हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए हमारा किरण को सपने के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, बल्कि उल्टा हमारा मजाक बनेगा। अभी तो हम भी ठीक से यकीन नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से वो हमें नहीं जानती तो वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगी। इसी विचार विमर्श पर कब 6 बज गए पता ही नहीं चला। दिमाग भी दोनों का थक चुका था। अंततः समर ने घर जाने का फैसला किया और जीप घर की तरफ मोड़ दी। रात 10 बजे का वक्त था। समर खाना खाने के बाद कॉफी पीने की इच्छा महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में अब भी सपने की बात चल रही थी। उसे अजीब सा लग रहा था। वो अब रोमांचित हो रहा था। वो ऐसे केस पर काम कर रहा था जिसमें कत्ल होने वाला था। उसका दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था कि आखिर उसे ही क्यों ये आभास हुआ था कि एक अनजान लड़की का कत्ल होने वाला था। वो सोच रहा था कि जनवरी के महीने में बारिश नाम मात्र की होती है और आजकल मौसम भी बिल्कुल साफ है। ऐसे में बारिश कब होगी उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। यही सब सोचते हुए उसने टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगा दिया और कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चला गया। उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और मग में डालकर वापस टीवी रूम में आया तो उसके हाथ से कॉफ़ी गिरते गिरते बची। हैरान सा वो खड़ा रह गया। नजरें टीवी पर चिपक कर रह गई।
कारण था वो रिपोर्टर जिसने ये खबर सुनाई थी कि मौसम विभाग के अनुसार कल शाम को तेज बारिश हो सकती है। समर ने खबर सुनी तो शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने तुरंत विशाल का नंबर डायल किया। हेलो, विशाल की आवाज उभरी। विशाल, तुमने टीवी पर खबर सुनी? नहीं सर, कौन सी खबर? विशाल ने महसूस किया कि समर सर उत्तेजित से हैं। विशाल, रिपोर्टर के मुताबिक मौसम विभाग ने कल रात को भारी बारिश के आसार बताए हैं। समर ने एक ही सांस में सारी बात बताई। क्या सर? विशाल भी हैरानी में पड़ गया। उसे लगने लगा था कि सपना वाकई में सच्चा था। विशाल, एक काम करो। क्या सर? बताइए। तुम कल से किरण की निगरानी करो और देखो वो कहाँ जाती है और क्या करती है। हो सकता है कातिल उसका पीछा कर रहा हो। समर ने विशाल को निर्देश दिए। जी सर, मैं उसकी निगरानी करता हूँ। रिपोर्ट में उसने अपना पता नेहरू चौक में उसकी कोई कोठी है उसका दिया है। मैं सुबह पहुंच जाऊंगा वहां। और विशाल, मुझे रिपोर्ट देते रहना। जी सर। इतना कहकर समर ने फोन काट दिया। वो अजीब सा रोमांच महसूस कर रहा था। धड़कन बढ़ गई थी। नींद आंखों से ओझल हो चुकी थी। पता नहीं कितनी देर वो सोच में डूबा रहा। सुबह समर उठा तो 9:30 बज चुके थे। रात को देर से सोया था। वही सपना फिर दिखाई दिया था। अब वो परेशान नहीं हुआ सपने की वजह से। तैयार होकर वो थाने पहुंचा। अपने कैबिन में आया ही था कि विशाल का फोन आ गया। उसने बताया कि किरण अभी कोठी से बाहर नहीं निकली है। कोई विशेष बात नहीं थी। मौसम साफ था, धूप निकली हुई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज बारिश भी हो सकती है। पता नहीं बारिश होगी भी या नहीं। समर यही सोच रहा था। फिर वो फाइल में मग्न हो गया। 12:30 बजे विशाल का फोन आया। समर ने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ विशाल ने कहा, सर, किरण अभी अभी बाहर निकली है और अपनी गाड़ी में बैठकर तिलक रोड पर गई है। मैं ऑटो से उसका पीछा कर रहा हूँ। ठीक है विशाल, देखते रहना कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, समर ने कहा। जी सर। और हाँ सर, किरण ने काली जीन्स और लाल टॉप पहन रखा है, जैसा कि आपने सपने में देखा था। बहुत बढ़िया विशाल, शायद सपना सच्चा है। अब लग रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। फोन डिस्कनेक्ट करते हुए उसने देखा कि आसमान पर काले बादल उमड़ आए थे। समर रोमांचित हो गया। विशाल के मुताबिक किरण पहले तिलक रोड पर किसी रेस्टोरेंट में गई थी। वहां से वो 3 बजे निकली और फिर किसी बार में गई थी। समर शाम 8 बजे घर पहुंचा ही था जब विशाल का फोन आया। हाँ विशाल, क्या खबर है? सर, किरण बार से निकल चुकी है और सर, उसके कदम भी लड़खड़ा रहे हैं। शायद उसने ज्यादा पी रखी है, विशाल ने कहा। यही कारण था विशाल, जिसकी वजह से वो बेड पर आड़ी तिरछी सोई थी। जी सर, वैसे मुझे कोई संदिग्ध आदमी उसके आसपास नहीं दिखा है। वो अपनी कोठी के पास पहुंच गई है। गुड, तुम वहीं कहीं छिप जाओ। सर, आगे क्या करना है? विशाल ने पूछा। रात 10:30 बजे का टाइम था। जोरदार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं चल रही थी। हर जगह पानी ही पानी था। कोठी के बाहर खड़ा हुआ वो नकाबपोश भी पूरी तरह भीगा हुआ था। ऊपर से नीचे तक अपने शरीर छिपाए वो धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ने लगा, जिसकी एक डाली 4 दीवारी के अंदर कोठी की तरफ थी। वो बड़े आराम से पेड़ पर चढ़ा और दोनों हाथों से डाल को पकड़कर कोठी के अंदर कूद गया। तेज बारिश का शोर था, सो उसके कूदने से हुई हलचल दब गई। वो धीरे धीरे कोठी के पीछे पहुंचा और रेन वाटर पाइप पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। वो उस रूम के छज्जे पर खड़ा था जिसमें से हल्का उजाला झांक रहा था। जहां पर वो खड़ा था वो खिड़की थी। उसने जेब से शीशा काटने का औजार निकाला और गोलाई में शीशे पर चलाने लगा। कटे हुए शीशे पर उसने कुछ रबड़ जैसी चीज लगाई और जब उसे वापस खींचा तो उसके साथ में शीशे का कटा हुआ गोल हिस्सा भी चिपक कर आ गया। अब खिड़की के शीशे में गोल छेद हो गया, जिसके अंदर हाथ डालकर उसने खिड़की की चटकनी खोल दी। थोड़ी देर वो वैसे ही खड़ा रहा, फिर खिड़की की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। रबर के जूतों के कारण कोई आवाज नहीं हुई, फिर भी वो कुछ पल वैसे ही रहा। उसने देखा किरण बेड पर आड़ी तिरछी अवस्था में पड़ी है। वो घूमकर उसके चेहरे की तरफ आया। एक हाथ कोट के अंदर था, अगले पल उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने एक हाथ से किरण का कंधा पकड़कर घुमा दिया।
किरण ने कुनमुनाकर आंखें खोली और हैरत से जाम होकर रह गई। एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो डर के मारे कांप रही थी। बड़ी मुश्किल से बोली, कौन हो तुम? मगर नकाबपोश कुछ नहीं बोला। उसके शरीर से पानी टपक रहा था। यहाँ कैसे आए तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मगर नकाबपोश कोई जवाब नहीं देना चाहता था। उसने हाथ सीधा किया, उंगलियां ट्रिगर पर कसने लगी। किरण के चेहरे पर खौफ ही खौफ था। वो भय से कांप रही थी। नकाबपोश ने ट्रिगर दबाया। धाएं धाएं गोली की आवाज से इलाका थर्रा गया। गोली नकाबपोश के हाथ में लगी थी। वो चीखकर अपने हाथ को पकड़े वहीं बैठ गया। नकाबपोश द्वारा चलाई गई गोली दीवार पर लगी। किरण ने जब देखा कि नकाबपोश उसे मारना चाहता है तो उसने उसकी तरफ ही छलांग लगाई थी। वो वहीं फर्श पर पड़ी थी। कुछ देर किसी की समझ में नहीं आया। तभी पर्दे के पीछे से इंस्पेक्टर समर बाहर निकला। उसने नकाबपोश को दबोच लिया। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। मैडम, आप दरवाजा खोलिए, समर ने किरण से कहा। तो किरण ने अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोल दिया। समर ने नकाबपोश को रिवॉल्वर से कवर कर रखा था। सब इंस्पेक्टर विशाल अंदर आया। एक पल में ही वो मामला समझ गया। विशाल, पहले इसका नकाब उल्टा करो, देखो आखिर ये कौन है। विशाल ने नकाबपोश का हैट और नकाब उलट दिया। तुम? ये वाक्य समर और किरण के मुंह से एक साथ निकला। हैरत के मारे किसी के मुंह से बोल नहीं निकले। समर फटी फटी आंखों से उसका चेहरा देख रहा था, जो कोई और नहीं सोनिया थी, उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया। किरण भी कम हैरान नहीं थी कि आखिर कातिल ये निकलेगी। बहुत देर बाद समर ने कहा, सोनिया, तुम हो कातिल? मगर सोनिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तुम किरण का कत्ल क्यों करना चाहती हो? समर ने कठोर लहजे में कहा, मेरी कजन है। सोनिया ने कांपते हुए कहा, कजिन है? मगर तुमने कभी बताया नहीं। समर ने पूछा। तो सोनिया उन्हें बताती चली गई। समर, किरण 10 सालों से कनाडा में थी, इसलिए शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया। किरण के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये करोड़पति है। मेरी इच्छा थी कि मैं भी अमीरों वाले शौक पूरे करती, महंगी गाड़ियों में घूमती, तुमसे शादी करके ऐश भरी जिंदगी गुजारती, क्योंकि किरण के मरने के बाद उसकी दौलत की वारिस मैं होती। सोनिया कहती गई, मगर तुम्हें कैसे मालूम कि ये कल ही इंडिया आने वाली है? समर ने पूछा। कभी कभी मेरी किरण से बात हो जाती थी। इसी ने मुझे बताया था कि ये कल आने वाली है। तो मैंने जयपुर शादी में जाने का ड्रामा किया और वहां एक रात होटल में बिताकर आज सुबह ही दिल्ली आ गई। सोनिया, किरण के कत्ल से तुम्हें इसकी दौलत कैसे मिलेगी? समर ने फिर उससे पूछा। अगर ये मर जाती तो मैं ही इसकी वारिस होती, मतलब मेरे माँ बाप। तो इस तरीके से मैं अमीर हो जाती। सोनिया सर झुकाकर बोली, मगर अब तुम जेल जाओगी। मुझे अफसोस है मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। समर अफसोस से बोला। पहली बार किरण इस बीच बोली। उसने समर से कहा कि आपको कैसे पता चला कि ये मुझे मारने वाली है? समर ने उसे अपने सपने के बारे में सारी बात बता दी। किरण हैरत से सब कुछ सुन रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसकी जान एक सपने की वजह से बची है। यही सब सवाल सोनिया के दिमाग में भी थे, तो वो भी हैरत से समर का मुंह ताकने लगी। और मैडम, जब आप बाहर से निकली तो मैंने ये खबर सर को दे दी। विशाल ने भी आगे का वाकया बताया। तभी सर ने कहा कि तुम चाबी का इंतजाम करो। मैंने मास्टर की सर को दी, जिससे ये किरण के बेडरूम के पर्दे की ओट में छिप गए और मैं बाहर छिपकर बैठा था कि कोई ऐसी वैसी घटना हो तो संभाल लूं। इतना कहकर विशाल चुप हो गया। सोनिया को जेल भेज दिया गया था। कोई सबूत की बात नहीं थी, क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। किरण ने समर और विशाल का शुक्रिया अदा किया। आखिर उन्हीं की वजह से वो जिंदा है। समर को सोनिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहा था कि ऊपर वाले ने उसे सही वक्त पर पूर्वाभास करा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।